हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बातचीत करेंगे सेल्स की स्ट्रेटजीज के बारे में। सेल में क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। इसमें पहली स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन। अगर आपके पास प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट में आपकी कन्विक्शन नहीं है, तो आप सेल्स नहीं कर सकते। तो आप भूल जाइए कि आप सेल्स में परफेक्ट बन सकते हो। अगर आप सेल्स कर रहे हो, सेल्स की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपके पास प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट में कन्विक्शन होनी चाहिए, तभी आप सेल्स को अच्छे ढंग से कर सकते हो। ऐसे 5 रीजन है जिसमें आपकी सेल्स फेल होने के चांस रहते हैं। नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, नो मनी। ऐसे 5 रीजन है जिससे आपकी सेल्स क्लोज होने से रह जाती है। ठीक है, तो इसमें कस्टमर को ये 5 चीजें देखते हुए ही कस्टमर को चूज करना चाहिए। हेलो भाई, तो दूसरा आपका रहता है सेल्स की टेक्निक्स में स्ट्रेटजी जो है, जिसमें दूसरा है उसको हम बोलते हैं लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग में इसको हम थर्मोमीटर क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसमें आप जो आपके कस्टमर होते हैं उसमें कैटेगरी को में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उनकी स्टेज बना देते हैं, उनको रेटिंग दे देते हैं। जैसे पहला हमारा हॉट कस्टमर, वार्म कस्टमर, फिर कोल्ड कस्टमर। 3 टाइप के हमारे कस्टमर रहते हैं, हॉट, वार्म, कोल्ड। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी लीड सेल्स क्वालिफाई लीड्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, इससे हमारी सेल्स इंक्रीज होती है कि आपको पता है आपके जो हॉट कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, वो हॉट कस्टमर है, वो आपके प्रोडक्ट को, उनको नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, वो खरीदना चाहते हैं, बस थोड़ा सा उनको पुश करोगे तो वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। वार्म कस्टमर मतलब जो अभी बीच में ही है, वो खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते। ठीक है, तीसरा है कोल्ड कस्टमर। ऐसे होते हैं जो आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा लंबा समय लेंगे, वो खरीद भी नहीं सकते, और चांस बहुत ही ज्यादा कम है कि वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद क्या है, इसमें हम कंप्यूटर पे या एक्सेल पे हम शीट बना सकते हैं, जिसमें हम रेड, येलो और ग्रीन कलर से बना सकते हैं। रेड कलर को हम आउट करें। ठीक है, रेड कलर के जो कस्टमर है, कोल्ड कस्टमर, वो हमारे किसी काम के नहीं है, उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा येलो कलर में हम जिसको आपने ज्यादा टाइम देना है, जो कह रहे हैं कि हम आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसको आप ज्यादा टाइम दो, उसको आप येलो कलर दो। ठीक है, जिसमें आप ज्यादा टाइम कस्टमर को दोगे। ठीक है, जिससे आपका कस्टमर क्लोज होगा। लास्ट में आपका रहता है ग्रीन मतलब आपको ग्रीन कलर इसलिए दिया जाता है, वो आपका हॉट कस्टमर है। ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, उस कस्टमर का आपके प्रोडक्ट पर बिलीव है। तो आप 3 कंप्यूटर पे एक्सेल शीट बना के भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो कि कौन आपके काम के कस्टमर है, कौन आपके काम के कस्टमर नहीं है। तो तीसरी हमारी सेल्स की जो टेक्निक है, जिसको हम बोलते हैं नेल वैल्यू प्रोपोजिशन। इसमें क्या है, हम अपने जो रेलिवेंट कस्टमर है उन पर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फेसबुक क्या करता है, जो पेज आपने लाइक किए होते हैं, जैसे मैंने क्या लाइक किया है, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग। ठीक है, तो मेरे को इस टाइप के एड्स दिखेंगे फेसबुक के ऊपर। ठीक है, मेरे को सावधान इंडिया हो गया, टिकटॉक हो गया। ठीक है, मेरे को ऐसी कोई एड्स नहीं दिखेंगी, क्योंकि जो मैं लाइक करता हूं उस टाइप की एड्स मेरे को वहां पे दिखती हैं। तो आपको अपने रेलिवेंट कस्टमर ढूंढने हैं कि आपके रेलिवेंट कस्टमर कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अंदर दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, हमने कस्टमर को ये बताना है, अगर आप हमारा प्रोडक्ट बाई करते हो, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। अगर आप हमारा प्रोडक्ट बाई नहीं करते हो, इससे आपको क्या क्या लॉस हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरी एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, तो मैं जो सॉफ्टवेयर जिसको हम बेचने जा रहे हैं, हम उसको बताएंगे कि अगर देखो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हिंदी में सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप इससे अगर आप प्रोडक्ट को, जो हमारा सॉफ्टवेयर, इसको बाई करते हो, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। हमारा जो सॉफ्टवेयर हिंदी लैंग्वेज में है, तो आप हिंदी की टारगेट ऑडियंस को, जो इंडिया में बहुत से लोग हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं, ठीक है, तो आप हिंदी की टारगेट ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे गांव तक, शहरों तक आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है गाँव में, शहरों में, ठीक है, बहुत से छोटे छोटे गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं, तो वहां पे हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, तो आप हिंदी के टारगेट ऑडियंस को अपने में सॉफ्टवेयर में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो टेक्नोलॉजी बेस है। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा इम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा जो हमारा वर्क होता है टेक्नोलॉजी बेस होता है। ठीक है,
टेक्नोलॉजी से मतलब आप कंप्यूटर के, लैपटॉप के थ्रू ही, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप मोस्टली काम कर सकते हैं, आपको ज्यादा पर्सन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अपने एम्प्लॉय कम करके अपने सारा जो अपना काम है टेक्नोलॉजी बेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, हमारा जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट तो 1 लाख का पड़ेगी, आपको 25 लाख का काम क्या दे सकता है। ठीक, आपने जो अपने सामने वाले कस्टमर है उसको आपने वैल्यू देनी है। अगर आप ये हमारा सॉफ्टवेयर जो बाई करते हो, आपको क्या क्या वैल्यू मिलेगी, जब वैल्यू के बारे में बताओगे तब वो आपका जो प्रोडक्ट है बाई करेगा। तो हमारी चौथी जो सेल्स की टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं एवरेज हैंडलिंग टाइम। एवरेज हैंडलिंग टाइम क्या होता है कि आप एक कस्टमर को कितना टाइम दे रहे हो। अगर आप कस्टमर को कॉल पे बातचीत कर रहे हो तो उसमें कितना टाइम दे रहे हो, आधा घंटा दे रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो। ये हम एवरेज हैंडलिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल टॉक टाइम। टोटल टॉक टाइम जैसे आपका 10 घंटे का है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स। आपकी नंबर ऑफ मीटिंग कितनी है, मान लो आपकी टोटल टॉक टाइम 10 घंटे का है, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग आपकी 10 हो रही है, तो आपको एवरेज हैंडलिंग टाइम जो होता है उसको हम बोलेंगे 1 आवर। ठीक है, अब इसमें एवरेज निकाल सकते हो। अगर आपको एक कस्टमर का 1 घंटा देना है या आधा घंटा देना है, अपने अकॉर्डिंग सेट बेंचमार्क कर सकते हो, बेंचमार्क को सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कि आपका कस्टमर कैसा है, किस हिसाब से हमको टाइम देना है, 5 मिनट देने हैं, 10 मिनट देना है, या उसको आधा घंटा देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, आप लोगों से ज्यादा लोगों से मीटिंग कर सकोगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्लान शेयर कर सकोगे। ठीक है, आपका कस्टमर जो एक्सपीरियंस वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप कॉल करोगे, ज्यादा से ज्यादा उनसे मीटिंग करोगे, कस्टमर एक्सपीरियंस ही आपका इससे अच्छा बना रहेगा। यू डोंट गेट ए सेकेंड चांस टू मेक ए फर्स्ट इंप्रेशन। आपके पास फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए आपके पास सेकंड चांस नहीं होता, इसलिए आपको पहले इंप्रेशन में ही अपना अच्छा देना है, अपना कस्टमर को अच्छे से बताना, अच्छे से उनको रिस्पॉन्स देना है। जो हमारी 5वीं सेल्स की टेक्निक है, स्ट्रेटजीज है, उसको बोलते हैं परचेज एक्शन रेशो। इसमें क्या होता है, परचेज एक्शन रेशो के अंदर बहुत सी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी क्या होती है, मार्केटिंग पे बहुत सा पैसा खर्च कर देती है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा खर्च करती हैं अवेयरनेस के लिए। ठीक है, क्योंकि उसकी कंपनी की अवेयरनेस हो, प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो लोगों को। ठीक है, पर उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। ठीक है, रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि वो सबसे पहली बात कस्टमर की जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो नहीं जान पाते। ठीक है, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम नहीं जान पाते। अगर आपको मार्केटिंग से रिजल्ट नहीं मिल रहा तो अपनी सेल्स टीम को ट्रेनिंग दो, सेल्स की ट्रेनिंग दो। ठीक है, जिससे वो अच्छे से सेल्स की ट्रेनिंग को सीख के इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, दूसरा मतलब जो आपके कस्टमर उनको व्हाट्सएप पे इन्फोग्राफिक सेंड करो। ठीक है, रीमार्केटिंग करो, जिससे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लग सके। जो हमारी 6 सेल्स की टेक्निक्स है, टेक्निक स्ट्रेटजीज है, जिसको हम बोलते हैं बेंट सेल्स टेक्निक्स। बेंट सेल टेक्निक में क्या होता है, हम पता लगा सकते हैं कि कस्टमर हमारे काम का है कि नहीं। कैसे, बेंट में बी का मतलब है बजट, कस्टमर का बजट है कि नहीं हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है बेंट बी ए का मतलब यहाँ पे होता है, उसके बाद ए का मतलब होता है अथॉरिटी, कस्टमर के पास अथॉरिटी है कि वो खरीद सकता है या और कोई खरीदेगा। ठीक है, एन का मतलब कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत है भी, नीड है कि नहीं है। टी मतलब टाइमलाइन, उस कस्टमर को जो प्रोडक्ट है कितने टाइम में चाहिए, 1 मंथ में, 2 मंथ में या 6 मंथ के अंदर। ठीक है, इससे आप पता लगा सकते हो बेंट टेक्निक से कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपके नीच कस्टमर कौन से हैं, आप किन कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करना है, किन कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। इससे आपका बहुत सा टाइम बच सकता है, आपके काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है। जो हमारी 7वीं सेल्स की टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। ठीक है, हमको कुछ कम्युनिटी के साथ, जैसे हमारा जैन समाज है, बौद्ध समाज है, हमारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स है, बिजनेसमैन है, हमको इनके साथ टाई अप करना है। ठीक है, अगर हम इनके साथ जुड़कर बिजनेस करेंगे तो हमारी बहुत सी अच्छी सेल्स हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल है। ठीक है, एप्पल किन लोगों को अपना जो आईफोन है, मोबाइल है, सेल करता है, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं। ठीक है, जो रिच कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उनको अपना कुछ खास तरह की उनकी टारगेट कस्टमर है जिनको अपना जो प्रोडक्ट है अपना मोबाइल सेल करते हैं। जैसे जोमेटो है, जोमेटो क्या है, जोमेटो पहले एक ऐप थी। ठीक है, जिसमें फूड लवर आते थे, जो फूड की नॉलेज लेने वाले आते थे। ठीक है, रिव्यू देने वाले आते थे। तो जोमेटो ने क्या किया, अपना जो कमर्शियल बिजनेस
स्टार्ट कर दिया। कैसे? अब हम क्या कर सकते हैं, जोमेटो से अपना फूड का ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फूड हमारे घर पे आ जाता है। तो स्टारबक्स का एग्जांपल है। ठीक है, स्टारबक्स पे ये जो स्टार्टअप करने वाले नए यंग प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है, वो स्टारबक्स में जाते हैं। ठीक है, वहां पे स्टारबक्स में क्या है, फ्री वाईफाई मिलता है। ठीक है, वहां पे फ्री वाईफाई यूज करते हैं लोग। स्टारबक्स ने बोला है आप चाहे कॉफी पियो चाहे ना पियो, पर आप यहाँ पे वाईफाई यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ खास तरह के कुछ टारगेट्स हमारी कम्युनिटी को होती है। ठीक है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है, तो उनको ये टारगेट इन पे रहता है। ठीक है, जो हमारे यंग जनरेशन होते हैं वो स्टारबक्स पे मतलब उनको स्टारबक्स जो हमारी कॉफी की है वो उसको टारगेट करते हैं। हमारी जो 8th सेल्स टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं B2B मैडिक सेल्स टेक्निक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम इसमें 4 चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स में हम ये देखते हैं हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, हमारा कितना प्रॉफिट होगा, हम किस तरह लॉस को कितना कम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आ जाता है मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं हमारे इकोनॉमिक बायर कौन है। हमारा किसी कंपनी में जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हमारा जो इकोनॉमिक बायर मतलब खरीदने वाला कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या परचेजिंग डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या कंपनी का CEO या चेयरमैन है। ठीक है, ये हमको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमको ये भी पता होना चाहिए कंपनी का डिसीजन क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, वेंडर चूजिंग क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इसमें आता है डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, कौन डिसीजन लेने वाला है। ठीक है, कंपनी में मतलब अलग अलग लोग होते हैं, इनिशिएटर होता है, इन्फ्लुएंसर होता है, डिसाइडर होता है, बायर होता है, कंज्यूमर होता है। हमारा प्रोडक्ट कौन से कस्टमर तक जाना चाहिए, कौन सा हमारा सही टारगेट ऑडियंस में, डिसाइडर कौन है, बायर कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है। ठीक है, ये हमको सब पता होना चाहिए। हम मतलब अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट किस तक पहुंचाएं जो हमारा प्रोडक्ट को बाय कर ले, मतलब डिसाइडर तक पहुंचाएंगे जो डिसाइड करेगा हमारे प्रोडक्ट को। ठीक है, जो हमारी नाइन्थ सेल्स की टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं MLM और डायरेक्ट सेल। ठीक है, इसमें 4 टाइप्स के लोग होते हैं MLM के अंदर। ठीक है, एक्शन मैन, प्रोसेस मैन, पीपल मैन और आइडिया मैन। जो एक्शन मैन होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है, एम्बिशियस होता है। बाकी जो आइडिया मैन होता है वो क्रिएट न्यू थिंग्स। ठीक है, क्रिएटिव होता है, क्रिएट न्यू थिंग्स, न्यू सोल्यूशन वाला होता है, न्यू सोल्यूशन देता है। ठीक है, जो हमारा पीपल मैन होता है वो रिलेशनशिप बना के काम करता है। ठीक है, लास्ट हमारा जो प्रोसेस मैन होता है वो डाटा पे, इंफॉर्मेशन पे, डिटेल्स पे, प्रोसेस पे, सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, अगर आप एक्शन मैन हैं प्लस आइडिया मैन है तो आप MLM में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप एक्शन मैन हैं प्लस आइडिया मैन है फिर भी आप MLM में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप प्रोसेस मैन हो तो आप MLM के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप भी MLM के अंदर काम कर रहे हो तो आपको ये 4 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। आप एक दिन के अंदर कितनी कॉल्स कर रहे हो, आप एक दिन में कितनी मीटिंग कर रहे हो, आप कितनी रीपरचेजिंग करवा रहे हो कस्टमर को, और लास्ट आप कितनी हायरिंग करवा रहे हो, कितनी ज्वाइनिंग करवा रहे हो। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी है अगर आप MLM में काम कर रहे हो, डायरेक्ट सेल के अंदर काम कर रहे हो। अगर आप MLM के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहली बात आपको प्रोडक्ट पे अपने कन्विक्शन होना चाहिए, अपना जो आपका प्लान है उस पर आपका विश्वास होना चाहिए। तीसरा, आपको कंटिन्यू लर्निंग करनी चाहिए। इस पे आपको कंटिन्यू अगर लर्निंग करोगे तभी आप इसमें सफल हो सकते हो। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, नेटवर्क बनाकर काम करना। पहले नेटवर्क बनेगा फिर आप मार्केटिंग करोगे। ठीक है, अमीर लोग नेटवर्क बनाने पे काम करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेल्स स्ट्रेटजीज का फर्स्ट पार्ट। तो मैं अगला सेकंड पार्ट बनाऊंगा, बहुत ही जल्द बनाऊंगा, तो उसमें आपको पता लगेगा सेल्स की और टेक्निक्स के बारे में। ओके, थैंक यू।